आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4th एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और इनमें से बताना है किन इक्वेशंस के रियल रूट्स होंगे और जिस इक्वेशंस के रियल रूट्स हैं उसे हमें फाइंड करना है। ओके, अब देखिए, अगर कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो हमें पता है कि जो इसके रूट्स हैं वो इसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं कि वो रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। वो किस पे डिपेंड करेंगे? इसके डिस्क्रिमिनेंट पे। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है? b² माइनस 4ac। ओके, अब अगर ये d ग्रेटर देन 0 है, अगर d कैसा है? ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे? तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, अगर ये d इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? तो उस केस में रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। और अगर ये d लेस देन 0 है तो इस केस में रूट्स नॉट रियल होंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 8x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्या a की वैल्यू क्या मिल जा रही है हमें? a क्या होता है? x² का कोएफिशिएंट, और वो कितना है यहाँ पर? 8। b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट, वो क्या है यहाँ पर? 2। और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, वो क्या है यहाँ पर? -3। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पर कितना है? b की वैल्यू कितनी है? 2 होगा, 2² माइनस 4ac। a की वैल्यू 8, c की वैल्यू -3। ओके, तो ये मिल गया हमें 4, ये हो जाएगा प्लस साइन, 4 3 जा 12, 12 इंटू 8 96। किसके इक्वल हो गया ये? 100। ओके, तो d इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 100, और जो कि कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए यहाँ पर ये d ग्रेटर देन 0 है और साथ साथ में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, ये कैसा है? परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये किसका स्क्वायर है? तो ये 10 का स्क्वायर है। तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? इसका मतलब इस केस में रूट्स कैसे होंगे? रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। लिख देता हूं, रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसको फाइंड कर लेते हैं। क्या इक्वेशन थी? 8x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब देखिए, इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2x मिले और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिले? ये -24, 8 3 जा 24 माइनस 24x²। ये नेगेटिव टर्म है। तो कौन से दो टर्म हो सकते हैं? तो देखिए, हम 24 का अगर फैक्टर करें तो 6 और 4 मिलता है। 6 इंटू 4 करेंगे तो क्या मिलेगा? 24, और 6 माइनस अगर 4 करते हैं तो हमें 2 भी मिल जा रहा है। तो उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? ये देखिए, 8x² मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये 6x माइनस 4x, 6x माइनस 4x 2x, 6x इंटू माइनस 4x, तो कितना मिलेगा? -24x²। ओके, -3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x, तो यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है? 4x प्लस 3। इन दो टर्म में से -1 कॉमन ले लेते हैं, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ भी 4x प्लस 3 और यहाँ भी 4x प्लस 3, तो इस पूरे में से 4x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। 4x प्लस 3
इंटू यहाँ बचेगा 2x और यहाँ -1, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 4x + 3 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -3/4 और यहाँ से मिलेगा हमें x इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू -3/4, यही हमारे क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। ओके, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। -2x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में। कंपेयर विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, x² का कोएफिशिएंट -2, b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 3, c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 2। ओके, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। d इज इक्वल टू b² - 4ac। देखिए कितना मिलेगा यहाँ पर, b की वैल्यू कितनी है 3, 3² - 4, a की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2, कितना हो गया ये 9, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 + 9 25 विच इज़ ग्रेटर देन 0। और साथ में ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, 5 का स्क्वायर है तो हम इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, इजली स्प्लिट हो जाएगा ये। देखिए क्या दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टिंक्ट और रियल रूट मिलेंगे। कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब देखिए क्या दिया हुआ हमें, -2x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें इस 3x को स्प्लिट करना है इस तरह से कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिले 3x और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले 2 × -2 -4x²। ओके, तो हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -4 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 मिलना चाहिए। तो अगर 4 - 1 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 3, और 4 × -1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा -4। ओके, देखिए -2x² + 4x - x + 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से -2x कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ से -2x कॉमन ले रहा हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि मैंने -2 कॉमन लिया, माइनस भी कॉमन लिया तो माइनस बचेगा, और यहाँ पर 2। इन दो टर्म में से -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ गया, x - 2 इज इक्वल टू 0। पूरे में से x - 2 कॉमन आ जाएगा, x - 2 इंटू -2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर मिल गए, इसका मतलब क्या हो गया कि x - 2 इज इक्वल टू 0 या फिर -2x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, x इज इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू, इसको वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे ये हो जाएगा 1/2 विथ माइनस साइन। ओके, तो क्या आंसर मिल गया हमें, क्या रूट्स मिल गया, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1/2। ओके, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है 5x² - 2x - 10 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। Here a is equal to x² coefficient 5, b is equal to x का coefficient -2, c is equal to constant term -10। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b² - 4ac
देखिए कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू माइनस 10। कितना हो गया ये 4, ये प्लस हो जाएगा 5 इंटू 4 20 इंटू 10 200। कितना आ गया ये 204 विच इज़ ग्रेटर देन 0। और ये अगर ध्यान दें तो कैसा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रूट्स तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। पर वो कैसे रूट्स मिलेंगे, हमें रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल में भी हमें कैसे रूट्स मिलेंगे, वो इरेशनल फॉर्म में रूट्स मिलेंगे, रैशनल रूट्स इसके नहीं मिलेंगे। ओके, तो इसको हम किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू -2 थी, तो ये माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल चुके, कितना है 204 अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 5। ओके, कितना आ जाएगा ये, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 204। ये देखिए 4 से डिविजिबल है ये, तो इसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 51। ओके, नीचे 5 इंटू 2 10। अब यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, ये आएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 51 अपॉन 10। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बचेगा, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये इस तरह से लिख के दिखा देता हूँ। 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस रूट 51 अपॉन 10, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमें मिल जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 51 अपॉन 5। ओके, तो हमें कौन से 2 रूट मिल गए, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू, एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा हमें 1 प्लस रूट 51 अपॉन 5। एक बार माइनस साइन लेंगे तो हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस रूट 51 अपॉन 5। चलिए इसका 4th पार्ट करते हैं। वन अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। और क्या बोला है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3/2 एंड 5। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो कितना मिल जाएगा हमें एलसीएम इसका, 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, 2x और x कितना हो गया ये 3x माइनस 5 और माइनस 3 कितना हो गया ये -8 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई होकर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस 10x, 5 2 10 माइनस 3x माइनस 10x माइनस 13x, ये हो गया माइनस 13x। और देखिए -5 इंटू -3 कितना हो जाएगा +15। तो ये इक्वेशन हमें कुछ ऐसी मिल जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 13x और ये -3x कितना हो गया -16x, ये +15 है और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कितना आ जाएगा +23 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका डिस्क्रीमेंट चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रीमेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है -16, तो ये हो जाएगा -16 स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 23, कितना हो गया ये -16 का स्क्वायर 256 पॉजिटिव में, -4 2 8, 8 3 24, 2 8 2 16 और 2 18, 184। ओके,
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 6 में से 4 माइनस के ये 2, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, तो कितना आ गया 72, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर रूट्स कैसे होंगे, रूट्स हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। ओके, तो इसको भी हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमारा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए माइनस बी, तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, माइनस ऑफ 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कितना मिल गया हमें 72 अपॉन 2a, 2 इंटू 2। ओके, तो ये मिल जाएगा हमें प्लस 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 72, इसको लिख सकते हैं हम 36 इंटू 2 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट 6 रूट 2 अपॉन 4। तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 8 प्लस माइनस 3 रूट 2 अपॉन 4। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा 8 प्लस माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2। एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 8 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2। एक बार माइनस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 8 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2। ये इसके रूट्स होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, क्या है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 5 एक्स माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर इसको कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर a कितना होगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, b कितना होगा x का कोएफिशिएंट 5 रूट 5, c कितना है कांस्टेंट टर्म माइनस 70। ओके, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, कितना मिल रहा है, क्या होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है 5 रूट 5, तो 5 रूट 5 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी माइनस 70। ओके, 5 रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 25 इंटू 5 125। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28 और ये 0 280 प्लस 125, 280 प्लस 25 305 प्लस 100 405। तो ये कितना हो गया 405। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमें कितना मिल गया 405, जो कि कैसा है ग्रेटर देन 0 है। अब ये ग्रेटर देन 0 इसका मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे, तो जो हमें रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, तो रूट्स हमें रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। अब इसको हमें रूट्स को फाइंड भी करना है। अब यहाँ पर देखिए 405 कैसा है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें। तो क्या होता है फॉर्मूला मेथड, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 रूट 5, तो माइनस ऑफ 5 रूट 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 405 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना माइनस 5 रूट 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 405। अगर हम ध्यान दें तो 405, अब हमें 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, अगर डिजिट को सम करें तो कितना मिल रहा है 9, ये 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर देखिए 9 से डिविजिबल है तो इसका अगर हम फैक्टर करें तो क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9 4 जा 36, 45 9 5 जा 45, तो
तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 5। ओके, तो इसका मतलब हम स्क्वायर रूट ऑफ 405, इसको हम लिख सकते हैं 405 को 9 इंटू 9 इंटू 5 अपॉन 2। अब देखिए ये 9 और 9 ये पेयर बन जा रहा है, तो एक 9 बाहर आ जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 रूट 5 प्लस माइनस 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। अब एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, जब प्लस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 5 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 अपॉन 2। 9 रूट 5 में से 5 रूट 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा 4 रूट 5, 4 रूट 5 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम, तो हमें मिल जाएगा 2 रूट 5। ओके, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस 5 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 अपॉन 2। तो माइनस 5 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 कितना हो गया माइनस 14 रूट 5 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, कितना आ जाएगा ये माइनस 7 रूट 5। तो देखिए हमें रूट्स क्या मिल रहे हैं 2 रूट 5 और माइनस 7 रूट 5, ये हमारे आंसर होंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। अब देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर क्या है x है, लेट द नंबर बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। तो देखिए वो नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जिसका स्क्वायर, अब क्या बोल रहा है वो डिमिनिश्ड बाय 84, तो माइनस 84 कर दिया हमने। ओके, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। अब देखिए किसका 3 टाइम्स है, वो जो नंबर हमें गिवन है उससे 8 ज़्यादा, उसका ये 3 टाइम्स है, वो किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 84 के। नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ, देखिए थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, 8 मोर देन द गिवन नंबर यानी x प्लस 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x प्लस 24। ओके, इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा ये 108 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, तो हमें किस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 3x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 108 आना चाहिए। अगर हमें नहीं समझ में आता तो हमें इसके फैक्टर करके देख लेना चाहिए। ये देखिए 108 है, अगर इसके मैं फैक्टर करता हूँ, इसके प्राइम फैक्टर लेते हैं, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर करता हूँ 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 27, देन 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, फर्दर 3 से डिवाइड होगा 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब ये हो गया कि 108 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 3 मिलना चाहिए। अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से हम इस तरह के 2 फैक्टर चूज करेंगे जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना मिले, हमें 3 मिले। देखिए यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 इंटू 3 9। अब देखिए 12 और 9 ये एक ऐसा पेयर मिल रहा है कि 12 माइनस 9 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और 12 इंटू 9 करेंगे तो क्या मिलेगा 108 मिलेगा। तो हम इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x। 12 नेगेटिव होगा क्योंकि ये उसका डिफरेंस है, वो भी कैसा दिया हुआ हमें नेगेटिव दिया हुआ है, माइनस 108 इज इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ जा रहा है तो क्या बचेगा x माइनस 12, इन 2 टर्म में से लास्ट 2 टर्म में से प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 12, 12 इंटू 9 108, ओके इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा,
तो ये बचेगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 12 और यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 9। तो इसको तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें बोला हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करो x इज इक्वल टू -9 नेचुरल नंबर नहीं है, -9 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12। ओके, थर्ड क्वेश्चन है अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 इक्वल 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। अब देखिए यहाँ क्या बोला है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको अगर हम कितना 12 से अगर इंक्रीज कर देते हैं तो वो अपने रेसिप्रोकल का 160 टाइम होगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर बी x। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखिए क्या बोल रहा है, नंबर वेन इंक्रीज बाय 12, नंबर क्या था x वेन इंक्रीज बाय 12 इज इक्वल टू 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। ये 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल तो 1/x हो जाएगा। ओके, सॉल्व कर लेते इस इक्वेशन को, x को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 160। ओके, 160 को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी देखिए हमें क्या इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो 160 के फैक्टर करके देख लेते हैं। इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करते तो देखिए क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 80, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 40, फर्दर 2 से डिवाइड किया 20, 2 से डिवाइड किया 10, फिर 2 से डिवाइड किया 5 और ये 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। इसका मतलब 160 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमें ऐसे फैक्टर चूज करना है जिसका एडिशन है सब्ट्रैक्शन कितना मिले 12 मिले हमें। देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10, तो 8 और 10 में तो हमें ये 12 कहीं से मिल ही नहीं रहा है। फिर अगर हम ऐसा देखें 1 2 3 4 5, देखिए 5 टाइम्स 2 है ना, एक और 2 आएगा इसमें इंटू 2 इंटू 5। तो अब देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20, तो 8 इंटू 20, ये दो फैक्टर हमें ऐसे मिल जा रहे हैं कि अगर मैं 20 माइनस 8 करूंगा तो मुझे 12 मिल जाएगा और 20 इंटू 8 करूंगा तो मुझे 160 मिलेगा। ओके, तो क्या ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने 20 को पॉजिटिव लिया, 8 को नेगेटिव लिया क्योंकि इसका डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव है। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 20 माइनस 8 कॉमन ले लेंगे अगले दो टर्म में से, यहाँ बचेगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म में से x प्लस 20 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 20 इंटू यहाँ x बचेगा यहाँ माइनस 8, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 8 इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 20 या फिर x इज इक्वल टू 8। अब ये माइनस 20 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें यहाँ क्या बोला था कि नेचुरल नंबर पूछ रहा था, तो x इज इक्वल टू 8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है A train traveling at a uniform speed for 360 km would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 km per hour more. Find the original speed of the train. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देते हैं तो उसको 48 मिनट कम लगते हैं सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ओके, तो हमें इस ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड बताना है। तो देखिए यहाँ हम ओरिजिनल स्पीड को क्या एज्यूम कर लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। लेट द
ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर। ओके, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड हमने क्या एज्यूम कर लिया, x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहां से टाइम निकालूं, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 360 किलोमीटर की डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर जो हमने एज्यूम किया है, इस स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है ट्रेन, तो उसमें टाइम कितना लगेगा। देखिए 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करी, तो टाइम लगेगा 360 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन अगर हम इस स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, डिस्टेंस तो अभी भी कितना है 360 किलोमीटर है, लेकिन अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमने स्पीड इंक्रीज की है, तो अब टाइम कैसा हो जाएगा, कम लगेगा। यहाँ टाइम कैसा लग रहा था, इसके कंपेयर में ज़्यादा लग रहा था, तो ये उनका डिफरेंस है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और वो हमें कितना दिया है, 48 मिनट दिया हुआ है, क्योंकि हमने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में अज्यूम किया, और क्वेश्चन में हमें दिया है कि कितनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर, तो हमें इसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, अब ये आर में हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों से हम 360 को कॉमन ले लेते हैं, ये देखिए 360 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। 360 को यहाँ ले आते हैं ट्रांसफ़र करके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x इंटू एक्स प्लस 5, तो यहाँ आएगा x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 360, इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर लिया, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 90। ओके, ये देखिए यहाँ से ये x कैंसिल हो रहा है, अब ये आ गया 9 इंटू 5, कितना आ गया 45, 450 इंटू 5, तो इधर आ जाएगा ये 450 इंटू 5, तो ये ट्रांसफ़र होकर यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो क्या इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 22, 2250, ये हमें इक्वेशन मिल जा रही है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, चलिए यहाँ कर लेते हैं। देखिए क्या इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 मिलना चाहिए, 5x और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे माइनस 2250 मिलना चाहिए। ओके, तो इसको हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं, 2250, देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर देख रहे हैं हम, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1, ये 1, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 2 7 8 9, तो कितना आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9, 22, 3 7 जा 1 5 3 5 जा, फर्दर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 7 और 1 8, अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 5 2 जा 10, 25, 5 5 जा 25 इन 5 1 जा 5। ओके, तो हमें क्या फैक्टर मिल गए, तो हमें मिल रहा है 2250। अब देखिए हमें ऐसे फैक्टर लेना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिले, 5 मिले। तो देखिए अगर मैं 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये 18 मिल गया, 5 इंटू 5 इंटू 125, 125 18, तो उसका डिफरेंस तो मुझे कहीं से 5 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा ले लूँ 5 5 5 5 जा 25 इंटू 2, देखिए 25 इंटू 2 50 मिल गया, 5 3 जा 15 और इंटू 3 45, तो ये फैक्टर मुझे मिल जा रहा है 50 इंटू 45, तो 50 और 45 का डिफरेंस मुझे कितना मिल जाएगा, 5। देखिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ से 2 ले रहे हैं, ये 5 और ये 5,
तो कितना हो गया 2 इंटू 5 इंटू 5, ओके, इंटू क्या बच रहा है 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, देखिए 5 3 जा 15, 3 जा 45, 5 5 जा 25 इंटू 2 50, तो ये मिल गया हमें 50 इंटू 45, तो हमें कौन से दो फैक्टर मिल गए 50 और 45, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x प्लस 50 माइनस 45 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये बचेगा x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। पूरे में से x प्लस 50 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 50, तो यहाँ बचेगा x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया x प्लस 50 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 50 और यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 45। पर x इज इक्वल टू माइनस 50 ये क्या है, ये नेगेटिव नंबर है और स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया x इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जेवा वेयर यंगर बाय 5 years देन व्हाट सी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर एक्चुअल एज, व्हाट इज हर एज नाउ। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो जेवा की एक्चुअल एज है उससे 5 साल पहले की बात कर रहा है कि 5 साल पहले जो जेवा की एज है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो उसकी एक्चुअल एज के 5 टाइम्स से वो 11 ज़्यादा होगा, ओके। तो हमें जेवा की प्रेजेंट एज बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट एक्चुअल एज, let actual age of Java be x year, तो हमने उसकी एक्चुअल एज क्या ले ली, हमने x ईयर ले ली, ओके। अब वो बोल रहा है हर एज व्हेन she was 5 year younger, अब देखिए 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी, तो वो होगी x माइनस 5 ईयर, ओके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब वो बोल रहा है कि जब जेवा की एज 5 साल पहले की बात कर रहा है ना, तो क्या है उसका स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर वो किसके इक्वल है, जो जेवा की एज का 5 टाइम्स है उससे 11 ज़्यादा है। तो देखिए 5 टाइम्स ऑफ एक्चुअल एज तो 5x प्लस 11, ओके, तो इक्वल हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 5x प्लस 11, ओके। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x और ये 5x को यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 15x, 25 माइनस 11 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस x, देखिए माइनस 14x माइनस x माइनस 15x माइनस 14 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 14 मिल जाएगा, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने तो x माइनस 14 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। पूरे में से x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से x माइनस 14, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 14 या फिर x इज इक्वल टू 1। अब ये x इज इक्वल टू 1 ईयर ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर देखिए उसकी एज हम 1 ईयर लेते हैं तो क्या होगा वो,
क्योंकि 5 ईयर पहले की बात कर रहा था, उसकी एज माइनस में आ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो उसका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 14 ईयर। तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 ईयर। 6th क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट आशा एज इज टू मोर देन द स्क्वायर ऑफ आवर डॉटर निशा एज। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो आशा जो कि मदर है, उनकी जो प्रेजेंट एज है, डॉटर जो कि निशा है, उसकी प्रेजेंट एज के कंपेयर में निशा की प्रेजेंट एज के स्क्वायर से 2 ईयर कैसी है, ज़्यादा है। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा की एज मदर की प्रेजेंट एज के इक्वल हो जाती है, उस समय जो आशा जो कि मदर है, उनकी जो एज होगी वो निशा की प्रेजेंट एज के 10 टाइम से 1 ईयर लेस होगी। तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज बताना है। ओके, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ निशा, हम यहाँ पर निशा की प्रेजेंट एज को x ले लेते हैं। निशा कौन है, डॉटर। ओके, तो उसकी प्रेजेंट एज को हम क्या मान ले रहे हैं, x ईयर। और जब निशा की प्रेजेंट एज हम x ईयर ले रहे हैं, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, उसके स्क्वायर से 2 ईयर ज्यादा, यानी x स्क्वायर प्लस 2 ईयर। सो प्रेजेंट एज ऑफ आशा जो कि मदर है, उनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 2 ईयर। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है उसमें, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। अब जो निशा की एज उसकी माँ की एज के बराबर हो जाती है। निशा की एज पहले x थी, उसकी मदर की एज कितनी थी प्रेजेंट में, x स्क्वायर प्लस 2। अब जब निशा अपनी माँ की एज के इक्वल हो जाएगी, तो इन दोनों की एज का आखिर डिफरेंस क्या है। देखिए, इसका जो डिफरेंस देखें अगर हम, तो वो कितना है, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x ईयर। ओके, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x ईयर के बाद जो निशा है वो अपनी माँ की एज के इक्वल हो जाएगी। देखिए, इस तरह भी सोच सकते हैं, अगर मैं इसमें ये x और इनको ऐड करूं तो x कैंसिल होगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 बच जाएगा। इन दोनों की एज का डिफरेंस क्या, इनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x ईयर। इसका मतलब इतने साल के बाद निशा x स्क्वायर प्लस 2 ईयर की हो जाएगी। ओके, अब देखिए, इसका मतलब हो गया आफ्टर x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x ईयर। अब इस समय निशा की एज तो कितनी हो गई, x स्क्वायर प्लस 2 ईयर हो गई, पर इतने सालों में आशा की एज भी सेम ईयर इंक्रीज हुई होगी। तो इस समय आशा की एज कितनी होगी, देखिए आशा की एज कितनी हो जाएगी। आशा की एज पहले कितनी थी, प्रेजेंट एज x स्क्वायर प्लस 2 ईयर थी। ओके, और प्लस कितना इंक्रीज हो जाएगी इस समय आशा की एज, तो वो इंक्रीज हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x। तो इस डिफरेंस के बराबर आशा की एज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आशा की परसेंटेज ये हो गई। ओके, इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, ये 2x स्क्वायर, ये माइनस x, 2 प्लस 2 4, ये आशा की एज हो जाएगी। अब आगे वो बोल रहा है कि आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो ये जो आशा की एज आ रही है वो निशा की प्रेजेंट एज के 10 टाइम से 1 साल कम होगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि ये आशा की एज है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। ये जो एज है वो निशा की प्रेजेंट एज वो कितनी थी, x ईयर, तो उसके 10 टाइम से 1 साल कम होगी। ये इक्वेशन मिल जा रही है हमें। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए 2x² इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -11x + 5 = 0। 5 2 = 10, मल्टीप्लाई करने पे 10, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -11 मिलना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x² - 10x - x + 5 = 0। ओके, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x - 5। नेक्स्ट टू टर्म में से -1 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा ये x - 5 = 0। इस पूरे में से x - 5 कॉमन आ जाएगा 2x - 1 = 0। तो यहाँ से मिलेगा x = 5, ओके, या फिर आ जाएगा x = 1/2। अब देखिए इफ़ x = 1/2 अगर मैं इसको कंसीडर करूँ, इफ़ x = 1/2 ईयर जो कि निशा की एज है, तो उसमें आशा की एज क्या मिलेगी x² + 2। तो आशा की प्रेजेंट एज कितनी थी x² + 2, ये कितना हो जाएगा देखिए 1/2 का स्क्वायर + 2 हो जाएगा 1/4 + 2, इसका मतलब 2 1/4 ईयर। तो ये एक मदर की एज आ रही है 2 1/4 ईयर, जो कि पॉसिबल नहीं है, ओके, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा x = 5 ईयर। तो ये किसकी एज हो गई x = 5 ईयर, ये हो गई निशा की एज, x = 5 ईयर्स। तो आशा की एज कितनी हो जाएगी, तो देखिए आशा की एज हो जाएगी x² + 2 ईयर, तो कितना हो जाएगा ये 5² + 2 25 + 2 ये होगी 27 ईयर्स। तो आशा की एज हो गई 27 ईयर और निशा की प्रेजेंट एज हो गई 5 ईयर। ओके, तो ये हमारे आंसर होंगे। चाहे तो हम इसको इजीली क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में वो बोल रहा था कि जब निशा की एज जब निशा अपनी माँ की एज के इक्वल होती है, तो देखिए माँ की कितनी आ रही है 27 एज आ रही है। तो जब निशा की एज अपनी माँ की एज के इक्वल होगा तो कितने सालों बाद होगा 27 - 5 यानी 22 ईयर बाद। तो 22 ईयर बाद आशा कितने साल की हो जाएगी 27 + 22 यानी 49 ईयर की हो जाएगी। और जो आशा की उस समय की एज है 49 ईयर, वो निशा की एज के 10 टाइम से 1 ईयर कम होना चाहिए। तो निशा की प्रेजेंट एज 5 ईयर है, तो 5 का 10 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और उससे 1 ईयर लेस यानी 49। तो सही आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, in the center of a rectangular lawn of dimension 50 by 40 meter, a rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184 meter square. Find the length and breadth of the pond. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसके डायमेंशन में 50 by 40 मीटर दे दिए, इसके ठीक सेंटर में एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है जिसके सराउंडिंग में एक ग्रास लगी हुई है जिसका एरिया हमें दिया हुआ है 1184 मीटर स्क्वायर। तो हमें इस पॉइंट की डायमेंशन फाइंड करना है। ओके, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें ये बोला हुआ है हमें कि ये जो पॉइंट है वो इस लॉन के ठीक सेंटर में है। तो इस पॉइंट की बाउंड्री से लॉन की बाउंड्री के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। हम इसको मान लेते हैं ये x है। ओके, देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस भी कैसी होगी, ये भी x होगी। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है ये भी कैसी होगी x, ये डिस्टेंस भी कैसी होगी x होगी। ओके, अब इसकी देखिए लेंथ कितनी है, ये लॉन की लेंथ हमें दी है 50 मीटर। अब उसके हिसाब से ये पॉन्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये देखिए ये x मीटर है और ये x मीटर है, तो यहाँ से x मीटर और यहाँ से x मीटर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 50 - 2x। तो इस पॉन्ड की लेंथ कितनी हो गई, ये मिल जाएगी हमें 50 - 2x मीटर। ओके, इसी तरह इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, ये x और ये x माइनस हो जाएगा। ये पूरी लेंथ कितनी है 40 मीटर है, तो 40 - 2x। ओके, 40 - 2x ये क्या हो जाएगी, इस पॉन्ड की विड्थ हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या हो गया यहाँ पर लेंथ
ऑफ द रेक्टेंगुलर पॉइंट, इसको हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये कितना हो गया 50 माइनस 2x मीटर, ओके। एंड breadth of the rectangular pond, इसको B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये कितना है 40 माइनस 2x मीटर, ओके। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ है कि इस पॉन्ड के सराउंडिंग में जो ग्रास लगी है उसका एरिया, ये देखिए ये सपोज ये वो इस एरिया में ग्रास लगी हुई है और ये एरिया हमें गिवन है, कितना दे दिया ये 1184 मीटर स्क्वायर, ओके। देखिए ये एरिया हमें कितना दिया है 1184 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया हमें कैसे मिल सकता है, अगर इस पूरे लॉन के एरिया में से अगर मैं इस पॉन्ड का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, ओके। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 1184 मीटर स्क्वायर, ओके। अब एरिया ऑफ लॉन, क्योंकि लॉन कैसा है रेक्टेंगुलर है, उसकी डायमेंशन हमें दी है 50 बाई 40, तो एरिया ऑफ लॉन कितना हो जाएगा 50 इंटू 40 माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड कितना हो जाएगा, उसकी लेंथ कितनी हो गई 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x इंटू विड्थ कितनी है 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 1184 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 इंटू 4 20, ये हो जाएगा कितना 2000 माइनस 50 इंटू 40 2000। अब देखिए 40 इंटू माइनस 2x कितना हो गया माइनस 80, 50 इंटू माइनस 2x कितना हो गया माइनस 100, माइनस 100 और माइनस 80 कितना हो गया माइनस 180x 50, ओके। अब माइनस 2x और माइनस 2x से क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1184, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, मिलेगा हमें 2000 माइनस 2000 प्लस 180x माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1184। ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम ट्रांसफ़र करके राइट साइड में ले जाते हैं तो कितना हो गया ये 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 इज इक्वल टू 0। अब ये सभी नंबर देखिए 4 से डिविजिबल हैं तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 45x प्लस ये देखिए 4 2 ज़ा 8, 38, 4 9 ज़ा 36, 24, 4 6 ज़ा 30, 4 6 ज़ा 24, ओके इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मिल गया हमें 296। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो हम 296 के फैक्टर बना के देख लेते हैं। देखिए 296 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और फिर कितना आ गया 2 8 जा 16, फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, देन 1 4 तो कितना आ गया 2 7 जा तो 37 मिल गया जो कि एक प्राइम नंबर है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 37 प्लस 8 कितना मिलेगा मुझे 45। तो क्या फैक्टर मिल गया मुझे 37 एंड 8, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x। देखिए माइनस 37 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 45, माइनस 37 माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 296 प्लस 296 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ गया, x माइनस 37 माइनस लास्ट टू टर्म में से माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 37 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 37 इंटू
x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब हो गया कि x माइनस 37 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 37, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 8। अब देखिए अगर मैं x इज इक्वल टू 37 लेता हूँ तो क्या होगा, अगर x इज इक्वल टू 37 लेते हैं तो हमारी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द पॉन्ड वो कितनी है, ये 50 माइनस 2x। x की अगर 37 पुट करें तो देखिए क्या हो रहा है, 50 माइनस 37 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 74। ओके, 50 माइनस 74 तो कितना आ गया माइनस 24। ये माइनस 24 आ रहा है जो कि कैसा है, नेगेटिव है, और हमें पता है कि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, सो x इज इक्वल टू 37, ये हम नहीं लेंगे, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x इज इक्वल टू 8 हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 8। अगर x इज इक्वल टू 8 हो गया तो लेंथ कितनी है 50 माइनस 2x। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 50 माइनस, यहाँ पर 2 इंटू एक्स की वैल्यू 8 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 50 माइनस 16 कितना मिल गया मुझे, ये मिल गया 34 मीटर। और बिड्थ कितनी है 40 माइनस 2x। ओके, तो देखिए 40 माइनस 8 टू जा 16, तो 40 माइनस 16 तो ये कितना मिल जाएगा मुझे 24। तो लेंथ कितनी आ गई 34 मीटर और बिड्थ कितनी आ गई 24 मीटर। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। 8th क्वेश्चन है, at t minutes past 2 p.m. the time needed by the minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minute. Find t। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है किसी घड़ी में अगर टाइम क्या हो रहा है t मिनट पास 2 p.m. मतलब 2 बज के अगर t मिनट का टाइम हो रहा है तो उस घड़ी को अगर 3 p.m. टाइम शो करना है तो उसकी मिनट हैंड को और कितना मूव करना होगा, उसको कितना और टाइम रिक्वायर्ड होगा मिनट हैंड को, तो वो दिया है 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर बाय 4 मिनट। फिर हमें उससे टी की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, देखिए ऐसा दिया हुआ है हमें, सपोज ये वो क्लॉक हो गई, यहाँ पर क्या होगा 12, यहाँ कितना होगा 3 और यहाँ कहीं क्या होगा 6, ये है 9, यहाँ ले लेते हैं 1 और यहाँ कहीं 2। ओके, अब देखिए इसमें बोल रहा है टाइम क्या बोला उसने t मिनट पास 2 p.m. ओके, देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, इसका मतलब वो 2 बज के 3 मिनट हो रहे हैं, मतलब जो हमारी आर हैंड है वो 2 और 3 के बीच में कहीं होगी। तो देखिए सपोज आर हैंड यहाँ कहीं है। ओके, और जो मिनट हैंड है उसको हम यहाँ मान लेते हैं, ये मिनट हैंड है। इस मिनट हैंड को 12 से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा है, t मिनट लगे हुए हैं, क्योंकि टाइम कितना हो रहा है t मिनट पास 2 p.m. ओके, तो उसको यहाँ से देखिए यहाँ तक आने में, इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा है t मिनट, तो ये ड्यूरेशन कितनी है t मिनट। ओके, अब वो बोल रहा है कि अगर इस क्लॉक को 3 p.m. शो करना है तो इस मिनट हैंड को मूव करके कहाँ पहुँचना होगा 12 पर। तो यहाँ से इस पॉइंट से उसको 12 तक पहुँचने के लिए कितने टाइम की और रिक्वायरमेंट है, तो बोला है 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर बाय 4 मिनट। ओके, देखिए तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम और चाहिए, उसको इस पॉइंट से इस 12 तक आने के लिए कितने टाइम की और रिक्वायर्ड है, क्या बोला हुआ 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर बाय 4 मिनट। देखिए टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 मिनट, इतने टाइम की और रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मिनट हैंड है उस 12 से चली है और पूरा एक राउंड मार के वापस वो 12 पे पहुंच जा रही है। इसका मतलब उसने कितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो 60 मिनट के इक्वल। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है।
ओके, तो देखिए यहाँ से चली मिनट हैंड, यहाँ पर आई, इस में कितना टाइम लगा उसको t मिनट, और इस पॉइंट से 12 तक पहुँची है तो उसको टाइम लग रहा है t²/4 - 3 मिनट। तो इसका सम किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा। ओके, देखिए कितना, t + t²/4 - 3 = 60। तो ये हो जाएगा t + t²/4 - 3 = 60। ब्रैकेट ओपन किया, 3 को वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, हो जाएगा t + t²/4 = 63। 4 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4t + t² = 63 × 4, 4 3 12, 6 4 24 और 1 25। ओके, 252। तो ये मिल गया हमें t² + 4t - 252 = 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो 252 को फैक्टर बना के देख लेते हैं। देखिए 252, इसको अगर हम फैक्टराइज करें क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6, 3 1 3, फर्दर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 21, यहाँ मिल गया 7। अब देखिए 2 2 4, 3 12, ये 12 मिल रहा है, और 7 3 21, 21 और 12, ये कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 4 चाहिए। ठीक है, तो उसका डिफरेंस हमें 4 नहीं मिल रहा है। अब यहाँ देखें, ये 7 2 14, 3 3 9 2 18, तो क्या फैक्टर मिल गया, 18 × 14, 18 और 14 फैक्टर मिल जा रहे हैं, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4। तो देखिए t² + 18t - 14t - 252 = 0। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ गया, t + 18, लास्ट 2 टर्म में से -14 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ मिलेगा t + 18 = 0। पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, t + 18, क्या बचेगा, t - 14 = 0। इसका मतलब हो गया t + 18 = 0 या फिर t - 14 = 0। तो यहाँ से मिलेगा t = -18 या फिर t = कितना, 14। t = -18 नेगेटिव नंबर है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये हम नहीं लेंगे। तो t = कितना लेना है हमें, 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, t = 14।